अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ आतिश इश्क एन अमेरिकन मॉन्स्टर बाय सालेहा इकबाल एपिसोड 32। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स कैसे लगते हैं, आप किस कंट्री से मेरे वीडियोज़ को वॉच कर रहे हैं, ये नावल आपको कैसा लग रहा है। इसका एंड होने जा रहा है, अभी कुछ मेरे ख्याल से 300 या 500 पेजेस ही बचे, 300-400 पेज ही बचे होंगे, लेकिन नावल बहुत इंटरेस्टिंग है, ये तो मानना पड़ेगा। तो ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो चलिए फ़िलहाल हम इस नावल को जल्दी से आगे स्टार्ट करते हैं। हया से बचते बचाते वजदान से डील करने वाले लोग अपने बॉस के पास पहुंचते हैं। लड़कियां बाहर होती है जबकि डील करने वाला अकेला हिम्मत जोड़े एक गैराज में दाखिल होता है जो खूब अंधेरे में डूबा हुआ था और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आगे की तरफ बढ़ते हुए कदम किसी की ज़ोरदार चीख पर रुक जाते हैं। चीखों की आवाज़ें जैसे ही बंद होती है पूरे गैराज की लाइट्स ऑन हो जाती है। डील करने वाला अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर बुत बने हुए अपनी सांसें रोके हुए खड़ा था। सफ़ेद मोटे प्लास्टिक का डॉक्टर गाउन की तरह का कोट पहने हुए जो उसके ब्लैक कलर के पैंट के घुटनों तक आ रहा था। बिना शर्ट के सिर्फ कोट पहने हुए अपने खून से भरे हाथों को साफ करते हुए वो मुड़कर डील करने वाले बंदे को देखता है। जिस जगह वो खड़ा था उस जगह अंधेरा पर प्लास्टिक का कोट चमक रहा है। हल्की हल्की सी रोशनी उस पर लगने की वजह से कहने से वो 2 कदम रोशनी की तरफ बढ़ता है तो वो और कोई नहीं सिसिन उरूबी होता है। जैसे जैसे गैराज की लाइट्स ऑन होती जाती है सिसिन के साथ साथ सिसिन के आदमी भी नुमाया होने लगते हैं। वाई आर यू सो लेट। सिसिन अपने खून से तर हाथों को साफ करते हुए आदमी की तरफ बढ़ता है। सॉरी बॉस। आदमी दोनों हाथ आगे की तरफ बांधे सर झुकाए बौखलाते हुए कहने की कोशिश करता है। What about the deal? Did he agree to give me his website? सिसन प्लास्टिक का कोट खोलकर जमीन पर फेंकते हुए सोफे पर बिना शर्ट के बैठते हुए पूछता है। नो। आदमी धीरे से जवाब देता है। वाई। सिसन तजस्सुस से पूछता है। वी आर डीलिंग बट सडनली अ गर्ल कम इन द रूम एंड डिस्ट्रॉय आवर डीलिंग। आदमी कभी नजरें उठाता है तो कभी गिराते हुए जवाब सिसन की बात का जवाब देता है। हो गर्ल। सिसन दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखे बेहद तजस्सुस से आदमी को घूरते हुए पूछता है। Don't know was a beautiful, aggressive, grey eye color girl. She come in the room and fire my girl without any reason. आदमी हीर के बारे में सोचते हुए जवाब देता है। हीर। सिसिन उसकी आंखों के रंग से अंदाज़ा लगा लेता है। वो उन आंखों को कैसे भूल सकता था। पहली मुलाकात में ही हीर की आंखों ने सिसिन को भी तो चैलेंज किया था। ऑल राइट गो वेट। सिसिन हीर को सोचते हुए वापस सोफे से पुष्ट टिकाता है। पहले जाने की इजाज़त देता है फिर रुक जाता है और जिसके खून से हाथ रंगे थे उस लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है। थ्रो दिस बॉडी टू द डॉग्स। सिसिन बंद आंखों से इशारा करते हुए कहता है। आदमी सिसिन के हुक्म की तामील करते हुए वो उस लाश की तरफ बढ़ता है और उसे देखते ही वो उबकाई लेते हुए मुड़कर ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ जाता है। लाश कहना भी ज़्यादा ही होगा। सिसिन ने एक आदमी के जिस्म के टुकड़े टुकड़े उससे प्लास्टिक पर फैलाया हुआ था। आदमी की हालत देखते हुए सिसन उठकर वही चाकू जिससे एक आदमी को पहले ही बेरहम मौत दे चुका था अपने हाथ में पकड़े घुटनों के बल बैठे हुए आदमी की तरफ सिसन बढ़ता है। व्हाट हैपेंड। सिसन बिना शर्ट के हाथों में चाकू पकड़े वो दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछता है। नथिंग बॉस, आई एम जस्ट टॉकिंग हिम आउट। आदमी डरे हुए लहजे में टेकिंग हिम आउट। आदमी डरे हुए लहजे में जवाब देता है। आर यू स्कैर्ड। सिसन उसके चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए कहता है। नो बॉस। आदमी गहरी सांस लिए सिसन के सामने सर झुकाए खड़े होकर कहता है। डू यू नो वाई ही इज़ लाइक दैट। सिसन आदमी के कंधे पर हाथ रखते हुए लाश की तरफ इशारा करते हुए कहता है। बिकॉज ही इज़ बिहेविंग लाइक यू। सिसन कान में सरगोशी नुमा अंदाज में जवाब देता है। यू वॉन्ट मी टू एग्जैक्टली डू सेम थिंग विथ यू। सिसन मुस्कुराते हुए पूछता है। नो नो बॉस प्लीज़ नो, आई एम डूइंग माई वर्क। आदमी बौखलाते हुए लड़खड़ाते हुए ज़मीन पर मौजूद लाश के टुकड़े समेटते वो उन्हें गैराज से बाहर की तरफ ले जाने लगता है। गुड गो। सिसन चाकू से बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है और कहते ही वो भी चाकू को हवा में घुमाते हुए गैराज में बनी लिफ्ट के ज़रिए से डायरेक्टर अपने फ्लोर पर रूम के अंदर पहुंचता है। जिस फ्लैट में वो था उसमें अंदर लिफ्ट लगी हुई थी जहां से वो अपने गैर कानूनी काम को अंजाम देने के लिए आता जाता था। फाइन वेयर इज़ मॉन्स्टर वाइफ एंड डेविल्स डॉटर राइट नाउ। सिसन अपने फ्लैट पर पहुंचे मुड़कर अपने साथ आए हुए अपने आदमी को उसके पॉलिटिक्स काम भी देखता है उसका असिस्टेंट को देखते हुए कहता है और कहते ही अपना चाकू उसे दे देता है। यस बॉस।
असिस्टेंट कहते हुए चाकू पकड़े फ्लैट में मौजूद एक छोटा सा रूम जो कंप्यूटर से भरा हुआ था उसमें दाखिल हो जाता है। सिसन भी हाथ लहराते राउंड में बनी हुई सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे में दाखिल होता है। कमरे में दाखिल होते ही वो सीधा वॉशरूम में घुसे शावर के लेकर फ्रेश हो जाता है और अपने आप को खून से पाक साफ करता है। शावर लिए वो हाथ टावल में जैसे ही कमरे में आता है दरवाजे पर दस्तक होती है। असिस्टेंट दरवाजे के बाहर हाथ में आईपैड पकड़े हुए उस पर नजर जमाए एक दफ़ा दस्तक दिए वो रुक जाता है। कम इन। सिसन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हुए अपने बालों में टॉवल फेर रहा था। इजाज़त मिलने पर असिस्टेंट दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल होता है और अंदर आते ही सिसन को देखते हुए वो उसके पीछे खड़े होकर उसे बताने लगता है, सर आई फाउंड हर लोकेशन, शी इज़ अलोन इन अ बॉक्सिंग क्लब राइट नाउ, व्हाट वी नीड टू डू, किल हर, हाउ इज शी, हैप्पी और सैड। सिसन अपने आप को आईने में देखते हुए पूछता है, व्हाट आई एम लुकिंग, शी इज़ एंग्री। असिस्टेंट आईपैड में देखते हुए बताता है, इफ़ शी इज़ एंग्री राइट नाउ दैट लूज फॉर अस टू किल हर। सिसियन मुड़कर असिस्टेंट को देखते हुए उसको क्रॉस किए अलमारी की तरफ बढ़ने लगता है। नो डोंट नीड टू किल हर राइट नाउ, वी विल किल हर लेटर, we will kill her when she is happy, when she have everything around her, when she have American monster। सिसिन अपने लिए ब्लैक कलर का 3 पीस सूट निकाले मॉन्स्टर के नाम पर जोर देते हुए कहता है और कहते ही पल के लिए वो थम जाता है। वेट अ लिटिल बिट लॉन्गर, विल डेफिनेटली डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। सिसिन गहरी सांस लेते हुए अपने कपड़ों को उलट पुलट कर देखते हुए कहता है, गो एंड स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट मॉन्स्टर डार्क वेब एंड आई वॉन्ट दैट एट एनी कॉस्ट। कपड़ों से नजरें हटाकर हुक्माना अंदाज में कहता है। असिस्टेंट हाँ में सर हिलाते हुए सिसन के रूम से बाहर निकल जाता है। सिसन कपड़े बेड पर रखते हुए खुद को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में दूर से सर से पैर तक देखता है। तुम एक लड़की के पीछे अपनी माँ का खून भूल गए वजदान। सिसन खुद को आईने में देखते हुए ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ता है और देखते ही दोनों हाथ टेबल पर रखे झुककर मजीद गौर से खुद को देखता है। पर मैं नहीं भूला, उसका आग में जलता वजूद मुझे याद है, जिसने उसको जिंदा जलाया। उसके बेटे को बचाने के लिए उसने खुद को आग में वक्फ कर दिया। मेरी नज़रों के सामने वह आग की लपेट में थी, पर मैं उसको बचा नहीं पाया, अपनी मोहब्बत को बचा नहीं पाया था, उसे बचा नहीं पाया। इस बात का अफसोस है मुझे, लेकिन उसके कातिल को अब तक नहीं मार पाया। उसका अफसोस मुझे उससे ज़्यादा है। मैंने सोचा था डेविल के बेटे को उसके सामने उसके दुश्मन का दोस्त बनाकर पेश करूंगा तो हारेगा, तो हारे हुए डेविल को मार डालना ज़्यादा आसान होगा, पर नहीं, मैंने गलत इंसान जो शतरंज का मोहरा बनाया है, जबकि असल में इस खेल का मेन किरदार तो हीर है। एक तरफ डेविल की बेटी, दूसरी तरफ मॉन्स्टर की बीवी, दो मजबूत आदमियों की कमजोरी, हीर, जहांगीर, आलम। आह आह, सीसन कहते कहते रुक जाता है और ड्रेसिंग टेबल से हाथ हटाते हुए वो सीने पर हाथ बांधे मुस्कुराते हुए कहता है, हीर, वजदान, यमान, एक तीर से दो शिकार, दोनों को हराना है तो इस शहजादी को कैद करना पड़ेगा। सीसन मुस्कुराते हुए अपने आप को ड्रेसिंग टेबल के शीशे में देखते हुए कहता है, ऐसे तो फिर तुम ऐसे सही तुमने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनकर मेरी ज़िंदगी को वहीं रोक दिया था डेविल। अब मैं तुमसे तुम्हारी बेटी को छीनकर तुम्हारी ज़िंदगी को उस पल में जलाकर राख कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरा वजूद सब ठहर गया है। कितने सपने देखे थे, कितनी कोशिशें की थी मैंने उसको उस कैद से आज़ाद करवाने की। जब उसकी रिहाई का वक्त आया तुमने उसे दुनिया से ही फना कर दिया। सिसिन अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। भागते लम्हों में ठहरी हुई ज़िंदगी सब हासिल है मुझे, मगर हारी हुई ज़िंदगी। सिसन गहरी सांस लेते हुए कहता है और कहते ही वो आईने में अपना अक्स देखे चेहरे पर दर्द भरी मुस्कुराहट सजाए वो अपने आप से नज़रें चुरा लेता है। हीर पूरा दिन बॉक्सिंग क्लब में ही होती है, ना घर आती है, ना अपनी खबर किसी को देती है। शाम ढल रही थी, अंधेरा गहरा हो रहा था, अंधेरा आसमान पर छाने लगा था। थके हुए, हारे हुए, गुस्से में पागल हुए हीर बाइक पर सवार हवेली में पहुंच जाती है। घर नहीं जाती है। वैजान का चेहरा कुछ पल के लिए वो नहीं देखना चाहती थी। हीर बाइक दरवाजे के सामने पार्क किए, सर से हेलमेट उतारे, अपनी कमर पर रखे वो हाथों से ग्लव्स उतारते हुए हवेली में दाखिल होती है। हीर की नज़रें उसके हाथों पर होती है, पर दिमाग में सुबह के वाक़यात घूम रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। हॉल में दाखिल होते ही सोफ़े पर बैठते हुए जहांगीर, हया, सिकंदर और उमैमा को सरसरी सी नज़र देखते हुए वो सबको सलाम किए खामोशी से अपने कमरे में जाने लगती है। सबकी नज़रों का मरकज़ हीर थी, लेकिन उसी की नज़र किसी पर भी नहीं थी। हीर सर झुकाए सीढ़ी से ऊपर जाने लगती है कि पीछे से आवाज़ आती है जिस पर उसके कदम रुक जाते हैं। हेलो वाइफी। हीर आया ही
सीढ़ी पर कदम रखती ही है कि वजदान की आवाज़ पर वो वापस नीचे आ उठा लेती है। हीर पढ़कर हैरानगी से वजदान की तरफ देखती है, जो उसकी फैमिली के दरमियान ब्लैक कलर की ट्राउज़र शर्ट में पहने हुए नॉर्मल पुरसुकून सा बैठा हुआ था। जहांगीर और वजदान आमने सामने थे, लेकिन फिर भी माहौल पुरसुकून था। कोई लफ्ज़ों का जाल नहीं, कोई टकराव नहीं। इतनी देर कर दी तुमने, मैं जब से, बल्कि हम सब कब से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। सिकंदर उमामा के साथ एक सोफे पर बैठा हुआ था। हीर को हैरान देखकर वो उससे पूछने लगता है, हीर। सिकंदर अब की बार ज़ोर से आवाज़ देकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। जी भाई। हीर बमुश्किल वजदान से नज़र हटाकर सिकंदर को जवाब देती है, ठीक हो। सिकंदर उठकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हीर सिकंदर को अपनी तरफ आता देखकर हाँ में सर हिला देती है और फ़ौरन ऊपर जाने लगती है। सिकंदर हीर के हाथ पकड़कर उसे जाने से रोक अपने सामने खड़ा करता है। सिकंदर ने उसकी कलाई ही पकड़ी थी कि वजदान ने अपने हाथों की मुट्ठियां भींच ली थी। ये चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? सिकंदर हीर के चेहरे पर टच करते हुए कहता है। वजदान गुस्से में लाल सुर्ख होने लग गया था। उसके कान और उसकी गर्दन का पिछला हिस्सा लाल होने लग गया था। सोफे पर सीधा होकर बैठे वो अपनी हुडी शर्ट की जिप को धीरे से धीरे खोलने लगता है। वजदान की हालत देखकर जहांगीर और हया दोनों खामोशी से हंसते हैं। इस तरह की हर जेलस सिचुएशन से वो अच्छे से वाकिफ थे। उमैमा भी सोफे से पीछे टिकाए बेड पर गद्दी रखे अपने दोनों हाथ उस पर रखे हुए सिकंदर और हीर को देखने लगती है। लेकिन वो खुश हो रही थी, गुस्सा नहीं था, चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुछ नहीं हुआ है, ये मौसम की वजह से हो गया है, हीर बहाना तलाश करते हुए कहती है। जबकि दो तीन दिन लगातार स्वेलिंग उसे 2-3 दिन लगातार भूखे रहने की वजह से हो गई थी। मौसम ऐसा नहीं है कि तुम्हारा चेहरा सूज जाए। पेट भरकर खाना नहीं खाया है तुमने। सिकंदर अब की बार हीर के सर पर हाथ रखकर एक बड़े भाई की तरह फिक्रमंदी से पूछता है। हीर को अच्छा लग रहा था सिकंदर का उसकी फिक्र करना। मैं ठीक हूँ भाई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, खाया है मैंने खाना, और जितना खा लिया है उतना बहुत है मेरे लिए। हीर सिकंदर के सीने पर सर रखते हुए वजदान को देखते हुए कहती है, मैं बस थक गई हूँ, अब आराम करूंगी। गहरी सांस लेते हुए सिकंदर से और वजदान से नजरें हटाती है। खाना नहीं खाओगी? बस तुम्हारी पसंद का बना, तुम्हारी माँ और भाभी ने मिलकर बनाया है। जहांगीर हीर को जाता देखकर पूछ बैठता है, बाबा अभी भूख नहीं है, बॉक्सिंग राउंड आज ज़्यादा थे तो बस थक गई हूँ, भूख लगेगी तो फिर खा लूँगी। जहांगीर को और उसके साथ बैठी हुई हया को देखते हुए धीमे लहजे में जवाब देती है, और देते ही वो सीढ़ी उससे ऊपर चली जाती है। हीर के जाते ही सिकंदर मुड़ता है तो उमामा को खुद को मुस्कुराता देखकर वो भी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ बढ़ता है। मुझे देखकर मुस्कुराने की कोई खास वजह? सिकंदर उमामा के पास पर थोड़ा फासले पर बैठते हुए पूछता है। अच्छे लग रहे थे, उमामा सीधी होकर बैठते हुए कहती है। वो तो मैं हमेशा लगता हूँ। सिकंदर सोफे पर चौड़ा होकर बैठते हुए कहता है, पर मुझे आज अच्छे लग रहे थे। उमामा गर्दन मोड़कर सिकंदर को देखते हुए कहती है, तारीफ कर रही हो? सिकंदर हैरानगी से पूछता है। हाँ कर रही हूँ, उमामा फौरन जवाब देती है। तबीयत खराब लग रही है तुम्हारी, खाना खाओ फिर दवाई देता हूँ। सिकंदर को तारीफ हजम नहीं हो रही थी अपनी, कहते ही वो सोफे से उठ खड़ा होता है। उठे, बाकी सबने नहीं खाना है, मेरा तो बुरा हाल हो रहा है भूख से है। सिकंदर हया और जहांगीर को देखते हुए कहता है, जिसकी नज़रों का मरकज़ वजदान बने बैठे थे। चलो, जहांगीर भी कहते उठ खड़ा होता है। हया भी साथ साथ खड़ी हो जाती है। उठ जाओ डोरेमोन। सिकंदर उमामा के पेट से गद्दी हटाकर सोफे पर साइड पर रखते हुए कहता है। उमामा भी हिम्मत करके उठ खड़ी होती है और सिकंदर को क्रॉस किए वो किचन की तरफ बढ़ती है। सर्वेंट्स के साथ टेबल पर गरम गरम खाना लगाने लगती है। दामाद चलो, हया वजदान के सामने खड़ी होते हुए कहती है। मुझे भूख नहीं है, मैं हीर को देखता हूँ। वजदान कहते ही बिना किसी से नज़र मिलाए वो सीढ़ी से ऊपर एक साथ दो दो तीन तीन सीढ़ियों पर कदम रखे वो सेकंड फ्लोर पर जाता है। डोरेमोन खाना ले आओ जल्दी। सिकंदर डाइनिंग टेबल पर कुर्सी खींचते खींचे बैठे हुए कहता है, ला रही हूँ। उमैमा किचन में से आवाज़ लगाकर जवाब देती है। जहांगीर और हया दोनों कमर पर हाथ बांधे हुए डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ रहे थे। हर तरफ से अपने बच्चों की आवाज़ें आज सुनकर वो दोनों मुस्कुरा रहे थे। किसी वक्त में शोर से नफरत थी और अब ये शोर दिल को सुकून देता है। जहांगीर टेबल की तरफ बढ़ते हुए कहता है, वक्त वक्त की बात होती है, वक्त सब बदल देता है। हया जहांगीर को देखे मुस्कुराते हुए कुर्सी खींचे जहांगीर के साथ वाली कुर्सी पर बैठने लगती है कि जहांगीर उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने मेन बड़ों की कुर्सी पर बिठा देता है। जहाँ तुम्हारी जगह है वहाँ बैठा करो। सिकंदर जहांगीर की बात फखरिया मुस्कुराते हुए एक नज़र उठाकर जहांगीर को देखता है। जहांगीर के देखने से पहले ही वो अपनी नज़रें वापस फेर लेता है। उमामा भी खाना डाइनिंग टेबल पर लगवा चुकी थी। सिकंदर के साथ वाली कुर्सी पर बैठे वो सारे खाना शुरू करते हैं।
हीर अपने कपड़े लिए वो चेंज करने के लिए अभी वॉशरूम में घुसी ही थी कि पीछे से वजदान कमरे में आते दरवाज़ा लॉक किए पूरे कमरे में नज़रें घुमाते हुए वॉशरूम का दरवाज़ा अभी खुला देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। हीर कपड़े स्टैंड पर हैंग ही कर रही थी कि वजदान वॉशरूम में आए, उसका दरवाज़ा भी बंद कर चुका था। आप यहाँ क्यों आए हैं? हीर गुस्से में वजदान से पूछती है। यहाँ ना आता तो कहाँ जाता? वजदान अपनी हुडी के जिप पूरे खोलते हुए पूछता है। जहन्नम में चले जाते, भाड़ में चले जाते, पर यहाँ ना आते। हीर मुकम्मल वजदान की तरफ मुतवज्जा होकर कहती है, जन्नत को छोड़कर कौन कमबख्त जहन्नम में जाएगा? वजदान अपनी हुडी उतारते हुए कहता है, वजदान तंग मत करे और निकले मेरे कमरे से बाहर। हीर को अपनी तरफ आता देख गुस्से में कमरे से बाहर निकलने का ही कह देती है। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, जाने मन यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ। हीर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, पर मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे सुकून चाहिए, जाए आप यहाँ से। हीर वजदान को मज़ीद नज़दीक आता देख कर कहती है, तो मैं हूँ ना तुम्हें सुकून देने के लिए, मुझसे दूर जाकर तुम्हें सुकून थोड़ी ना मिलेगा। हीर की तरफ बढ़ते हुए अपनी हुडी स्टैंड पर रखते हुए बोला, आप मुझे सुकून नहीं देते, आप मुझसे सारा सुकून छीन लेते हैं। हीर पीछे की जाने बढ़ते हुए वजदान के चेहरे को देखते हुए कहती है, सॉरी गुड़िया, आइंदा नहीं करूँगा, आखिरी बार माफ़ कर दो मुझे। वजदान मज़ीद नज़दीक आते हुए कहता है, पिछली बार भी आपने मुझसे यही कहा था, मैंने माफ़ किया था, लेकिन आपने फिर भी वही सब किया। अब माफ़ी की गुंजाइश नहीं है मेरे पास। हीर पीछे की जानिब बढ़ते हुए सर झुकाकर कह रही थी, आखिरी बार माफ़ कर दो ना बच्चे, आइंदा नहीं करूँगा। वजदान अपने कदमों को रोक लेता है कहते हुए, मुझे यकीन है आप फिर से ये करेंगे, आप सिर्फ मुझे तोड़ने के लिए मेरी ज़िंदगी में आए हैं। हीर रोते हुए कहती है और कहते ही गुस्से में खुद ही वॉशरूम से बाहर जाने लगती है। तुम्हें तोड़ना होता तो तुम्हें कभी अपनी ज़िंदगी ना बनाता, तुम्हें देखकर तुम्हें जीता हूँ और मुझे मरने का कोई शौक़ नहीं। हीर वजदान को क्रॉस करती दरवाजे की तरफ बढ़ गई थी कि वजदान उसे पेट से पकड़कर अपने साथ पूरा शावर पॉइंट के नीचे ला खड़ा करता है। वजदान का एक हाथ उस हीर के पेट पर था और दूसरा शावर वॉल पर। नज़रें हीर के चेहरे पर टिकी हुई थी जबकि हीर की शावर वॉल पर थी। वजदान सोचिएगा भी मत, हीर गुस्से में कहती हुई वजदान की आंखों में देखने लगती है। सॉरी। वजदान हीर की आंखों में देखते हुए बोल पड़ता है, किस लिए? हीर सवालिया नज़र से देखते हुए पूछती है, मैंने तुम्हें हर्ट किया? वजदान नज़र झुकाए कहता है, एहसास हो रहा है। हीर वजदान की झुकी पलकों को देखते हुए पूछती है, हाँ। वजदान मुख्तसर से जवाब देता है, बहुत जल्दी नहीं हो गया है? हीर तंज़ लहजे में पूछती है, हो तो जल्दी ही गया था, बस छुपाया हुआ था। वजदान हीर से नज़र चुराते हुए कहता है, तो अभी भी आप छुपा कर ही रखे, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वजदान को साइड पर किए हीर वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। वजदान भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम से बाहर निकल जाता है। हीर मेरी बात सुनो। वजदान उसे बाजू से पकड़कर ज़ोर से अपनी अपनी तरफ खींचता है। हीर सीधा वजदान के सीने से लगती है और बेसाख्ता उसके मुंह से दर्द में कराते हुए चीख निकलती है, क्या हुआ? वजदान फिक्रमंदी से हीर के चेहरे की तरफ देखता है जो शरीके नज़र बंद कर चुकी थी। हाथ हटाए मुझ पर से। वजदान हीर अपनी कमर से उसका हाथ हटाते हुए कहती है, क्या हुआ है? वजदान उसकी कमर की तरफ देखते हुए कहता है, आपसे मतलब? हीर चिढ़ते हुए वजदान को खुद से दूर किए कहती है, फिर चोट लगवा ली है? वजदान गुस्सीले लहजे में कहता है, अब सच में तुम मुझसे मार खाओगी, क्यों तकलीफ़ देती हो खुद को तुम? वजदान गुस्से में चीखते हुए कहता है, आपकी ही दी हुई तकलीफ़ों से कम है क्या ये मेरे लिए? वजदान, जो दर्द आप मुझे बार बार, उसके आगे ये कुछ नहीं है। हीर भी बराबर गुस्से में जवाब देती है, माना कि मैंने तुम्हें दर्द दिया है, तकलीफ़ दी है, मेरा गुस्सा मुझ पर निकाला करो, खुद पर क्यों निकालती हो तुम? वजदान हारे हुए लहजे में हीर को दोबारा बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। आप पर गुस्सा करके भी मुझे ही दर्द होगा, हर तरफ से मुझे ही बेबस कर रखा है आपने, क्या करूँ फिर मैं? वजदान की बाहों में कैद होती हीर रोते हुए वजदान को देखते हुए कहती है, और मुझे भी बेबस कर रही हो अब? हीर का चेहरा प्याले नुमा अंदाज में अपने हाथों में पकड़े हुए उसकी नम आंखों से देखते हुए धीरे से कहता है, काश मैं कर सकती आपको वजदान, आपकी मोहब्बत अब मुझे बातों की हद तक ही लगती है, आपकी हर बात झूठी है, आप झूठे हैं। हीर की आंखों से आंसू निकले उसके गालों पर बहने लगते हैं। मैं झूठा नहीं हूँ मेरी जान, ना मेरी मोहब्बत झूठी है। मैं जानता था, मुझे यकीन था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी, इसलिए आप मुझे आजमा रहे थे, मुझे या मेरी मोहब्बत को। वजदान की बात काट कर खुद बीच में बोल पड़ती है। वजदान के पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश हो जाता है। हीर बोल तो सच रही थी, आजमा तो वो रहा था, उसको भी और उसकी मोहब्बत को भी। अब कोई जवाब नहीं है, ये करने से एक बार सोच तो लेते। मैं आप पर अंधा यकीन करती हूँ, आपको समझती हूँ, आप क्या करते हैं? मेरी मोहब्बत को छोड़ें, मुझ पर यकीन नहीं है? हीर के आंसू तेज़ी से उसके गाल पर बहने लग गए थे। कुछ बॉक्सिंग मैच में लगी उसको चोट की वजह से, वजदान के अब खामोश हो जाने की वजह से। खामोश क्यों हो गए हैं? जवाब नहीं है कोई भी आपके पास? हीर वजदान के चेहरे पर शर्मिंदगी के
एक अलग से डर के तासुरात को देखते हुए कहती है, वजदान छोड़े मुझे। हीर अपनी हथेलियों से अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, आखिरी बार माफ़ कर दो, आइंदा नहीं करूँगा। वजदान की आंखों में नमी आ गई थी, लहजे में लड़खड़ाहट थी। वजदान सर उठाकर जैसे ही हीर को देखता है, हीर का दिल टुकड़ों में बिखर जाता है। वो साकित हो जाती है, एक मजबूत मर्द की नम आंखें देखते हुए। मैं जानता हूँ मैंने गलत किया है हीर, लेकिन उनसे कैसे कर सकता हूँ? वो तुम्हारी माँ है, माँओं से लड़ा तो नहीं जाता है यार। मैं उनसे लड़कर ज़ोर ज़बरदस्ती से तुम्हें अपना बना कर रखता, लेकिन ऐसे तो दिलों में सिर्फ नफरतें ही बढ़ती, जो सिर्फ दूरियां पैदा करती। अब ये देखो, उन्हें यकीन हो गया है तुम्हारी मेरी मोहब्बत पर। वो मुतमईन है अब मुझसे, तुम्हारे लिए मुझे बेहतरीन इंतखाब मान चुकी है। मैं लड़कर तुम्हें अपने पास तो रख लूँगा, पर ऐसे तुम्हारा रिश्ता उनसे ख़राब हो जाता, और मुझसे बेहतर कौन जानता कि ज़िंदगी में माँ बाप का होना, और वो भी ऐसे को जान से ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़रूरी होता है। वजदान की आंखें उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। उसे मज़ीद बोला भी नहीं जा रहा था। वजदान ऐसे अफसरदा ना हुआ करे। हीर वजदान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहती है, मुझे माफ़ कर दो हीर। मैं ना तुम्हें खो सकता था, ना तुम्हारे किसी भी कीमती रिश्ते को तुमसे दूर भी नहीं कर सकता था। मुझे आखिरी बार माफ़ कर दो हीर, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। वजदान ऐसे तो मत करे आप। हीर के दिल की धड़कनें कुवत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई थी। वजदान की नम आंखों पर, मेरी गलती थी, पर मैं मानता हूँ माफ़ी के काबिल नहीं है मेरी गलती, पर मैंने माफ़ कर दिया है। हीर वजदान की बात काटते हुए बोल पड़ती है, हाँ मुझे पता है तुम माफ़ नहीं करोगी, लेकिन वजदान नज़र झुकाए हुए खड़ा था। हीर की बात सुनकर भी वो उसका मतलब नहीं समझ पाता है। क्या कहा तुमने? वजदान झट से गर्दन उठाकर हीर की आंखों में धड़कते हुए दिल से देखने लगता है। मैंने माफ़ कर दिया है। हीर वजदान की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने माफ़ नहीं किया है, तुम झूठ बोल रही हो। वजदान हैरानगी से कहता है, मैंने कर दिया है, आपको कहा था ना, आपको हर गलती माफ़ है। वो सिर्फ कहने के लिए नहीं कहा था, मैं अपनी बात पर अमल भी करती हूँ। वजदान के चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए उसकी आंखों में देखते हुए प्यार से मुस्कुरा कर कहती है, इतनी जल्दी क्यों कर दिया? वजदान हीर के भीगे गालों को साफ करते हुए पूछता है, क्योंकि अगर मैं नहीं करती तो शायद आप रो पड़ते। मुझे अपना रोना अच्छा नहीं लगता है, आपको तो नाकाबिले बर्दाश्त है मेरे लिए। हीर उंगलियों के बल खड़ी होकर वजदान के गले से लगते हुए कहती है, वो जैसे ही उंगलियों के बल खड़ी होती है, उसकी कमर की साइड पर लगी चोट में दर्द होने लगता है। पर अपने दर्द को कंट्रोल किए हीर वजदान के गले में लगी अपनी आंखें बंद कर जाती है। शुक्रिया मेरी जान, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगा था कि तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी, लेकिन तुमने कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वजदान हीर को अपनी बाहों में कैद करते हुए कहता है, हीर तुमने खाना खाया है? वजदान उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, पर हीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। हीर, वजदान प्यार से उसे पुकारता है। अब भी जवाब पर वो खामोश थी। वजदान हीर को जैसे ही खुद से दूर करता अपने सामने खड़ा करता है। हीर की आंखें बंद थी। वजदान के सामने खड़ी होने के बजाय सर के बल गिरने वाली होती है। वजदान दोनों बाजुओं में उसे कैद कर लेता है। वजदान हीर को अपने सीने से लगाए हक्का बक्का रह जाता है। उसके सर पर आसमान गिर गया था। जैसे हीर की आंखें बंद देखते ही वजदान उसे अपने सीने से लगाए ज़मीन पर घुटनों के बल ज़मीन पर घुटना टेकाए बैठता है। वजदान के हाथ पैर फूल जाते हैं। हीर का खामोश बेहोश चेहरा देख वो अपनी सूझबूझ खो चुका था। वजदान इसके गाल पर हाथ लगाते हुए कहता है। आंखें अब नमी से भर चुकी थी। उससे अपनी सांसें बंद होती महसूस होने लगती है। वजदान को कुछ समझ नहीं आता। जल्दी से जेब से फ़ोन निकाल कर सिकंदर को फ़ोन लगाता है। क्या हो गया है डार्लिंग, ऊपर ही तो है, तो इतनी याद आ रही है मेरी? सिकंदर फ़ोन उठाते ही शरारती अंदाज में कहता है, सिकंदर ऊपर आ, ही रुक नहीं रही है। वजदान का दिल उसकी मुट्ठियों में आ गया था। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। क्या? सिकंदर झट से फ़ोन सोफे पर फेंके वो दौड़ते हुए ऊपर हीर के कमरे के पास पहुंचता है। दरवाज़ा नॉक करता है, पर दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। वजदान हीर को बाहों में उठाए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, वजदान की गोद में हीर को देखते ही सिकंदर हीर की पल्स चेक करता है। ये ठंडी क्यों हो रही है? फेस पर स्वेलिंग भी काफ़ी हो रही है, इसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। सिकंदर की हालत भी ख़राब हो रही थी। सिकंदर को दौड़ता देख उमैमा और हया किचन से बाहर निकलती है और सीढ़ियों से ऊपर देखने लगती है। उसे गाड़ी में चल, मैं शर्ट पहन कर आता हूँ। वजदान हीर को सिकंदर के हवाले करता है। हाथ दे। सिकंदर हीर को अपनी बाहों में उठाए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगता है। सिकंदर की बाहों में बेहोश हीर को देखकर हया और उमैमा भी परेशान हो जाती है। क्या हुआ इसे? हया हीर को देखते हुए परेशानी से पूछती है। अभी नहीं पता, आकर बताता हूँ। सिकंदर हवेली से बाहर की तरफ बढ़ते हुए कहता है, क्या हो रहा है? सीढ़ी से ऊपर वाले रूम से जहांगीर निकलते हुए सबको देखते हुए पूछता है। जहांगीर भी सीढ़ियों पर पहुंचता था कि वजदान अपनी हुडी पहनकर अपने कमरे से बाहर निकलता है। सिकंदर, मैं भी चलूंगी। उमामा भी सिकंदर के पीछे पीछे हवेली से बाहर निकल पड़ती है। हया हीर को देखते ही अपनी जगह साकित हो जाती है। वजदान
वजदान जहांगीर से नजरें हटाकर दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकलता है। सिकंदर गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि वजदान पीछे से आ जाता है तो हीर को लेकर चल मेरे अस्पताल। सिकंदर हीर को फ्रंट सीट पर बिठाते हुए वजदान को कहता है। वजदान हाँ में सर हिलाते हुए ड्राइविंग सीट संभालता है। सिकंदर और मामा भी दूसरी गाड़ी में बैठते हैं। पीछे से जहांगीर और हया भी आ जाते हैं। तीसरी गाड़ी में सवार जहांगीर ड्राइविंग सीट संभालता है। सिकंदर की गाड़ी आगे, दरमियान में वजदान की, पीछे जहांगीर की गाड़ी, एक के पीछे एक तीनों गाड़ियां हवेली से बाहर निकलती है और तीनों ही फुल स्पीड में मेन सड़क की ट्रैफिक को क्रॉस किए अस्पताल की तरफ बढ़ जाती है। गाड़ियों की रफ्तार इतनी थी कि वो हवा को चीर रही थी। वजदान के दिल में दर्द होने लग गया था। सरसरी नज़र हीर पर डालते वो फिर सड़क पर देखते गाड़ी को और तेज़ भगाने लगता है। हीर, बस पहुंचने वाले हैं मेरी जान, बस पहुंच गए। वजदान हीर की गर्दन को ठीक करते हुए कहता है। कुछ ही देर में आलम खानदान की गाड़ियां अस्पताल के दरवाजे के बाहर पहुंच चुकी थी। सिकंदर अंदर से निकलते ही स्ट्रेचर मंगवाता है। वजदान हीर को उस पर लिटाता ही है कि पीछे से जहांगीर और हया भी अपनी गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। उमैमा और सिकंदर हीर को लेकर इमरजेंसी रूम में ले जा रहे थे। फैजान के हाथ में हीर का हाथ कैद था। इमरजेंसी रूम में ले जाते वक्त सिकंदर उसे रोक देता है और ख़ुद और उमैमा उसे अंदर की तरफ ले जाते हैं। क्या हुआ है हीर को? हया वजदान से पूछ रही थी कि पीछे से आता जहांगीर एक ज़ोरदार मुक्का वजदान के मुंह पर दे मारता है, जिससे वो 2 कदम पीछे की जानी पड़ता है। क्या किया है मेरी बेटी को? वजदान का कॉलर पकड़कर उसकी आंखों में अपनी सख्त नज़रें गाढ़े गुस्से में दहाड़ते हुए पूछता है। जहांगीर, छोड़ इसे, ये क्या कर रहे हैं? हया जहांगीर को पकड़ते हुए कहती है। हया, दूर हो जाओ। जहांगीर गुस्से में हया को घूरते हुए कहता है। मेरे सवाल का जवाब दो, क्या किया मेरी बेटी को? मेरा गुस्सा उस पर निकाल रहे हो? मेरी नफरत, मेरी गलती की सज़ा उसे दे रहे हो? जहांगीर हलक के बल दहाड़ते हुए पूछता है। आपकी बेटी है वो, लेकिन मेरी बीवी है और मैं अपनी बीवी पर गुस्सा करने का कायल नहीं हूँ जहांगीर आलम। वजदान जहांगीर के हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहता है। बदला लेने के लिए तुमने उससे शादी की है ना, सिर्फ और सिर्फ मुझे मारने के लिए? जहांगीर गुस्से में गहरी सांसें लेते हुए कहता है। इन दोनों के पीछे खड़ी हुई हया जहांगीर और वजदान की बातों पर हैरान रह जाती है। एक राज उसके सामने आ जाता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। आपको जो सोचना है वो सोचे। वजदान इस वक्त किसी किस्म की लड़ाई नहीं करना चाहता था। वो कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। लड़ने की कहाँ से करता? वजदान, मेरी बेटी की हालत के जिम्मेदार तुम हुए तो याद रखना, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। जहांगीर गुस्से में उंगली उठाकर कहता पीछे मुड़कर हया की तरफ देखता है जो हैरानगी से उसे देख रही थी। जहांगीर हया को देखते ही अपने आप को थोड़ा पुरसुकून करने की कोशिश करता है पर नहीं कर पाता। पर किसी के चेहरे पर परेशानी ने बसेरा कर रखा था। हया इमरजेंसी की लाल लाइट को देखते हुए बेंच पर बैठ जाती है, जबकि जहांगीर और वजदान पल के लिए नहीं बैठते। हीर का घर से सर्वेंट से मालूम होते ही बनीश और शोएब भी अस्पताल आ जाते हैं। दूसरी तरफ से अली, अजरा, एडॉन्स भी अस्पताल पहुंच चुके थे। इमरजेंसी रूम के बाहर रश लग गई थी। स्टाफ इतने सारे लोगों को देखते हुए आपस में बातें करने लग जाते हैं, पर कोई भी उनके पास नहीं होते हैं क्योंकि एडॉन्स, अली और शोएब के हाथों में गनें होती है। मॉन्स्टर की सिक्योरिटी के लिए वो एहतियातन गनें लाए हुए थे। सिकंदर और उमैमा को इमरजेंसी रूम में गए हुए 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। वो बाहर ही नहीं आ रहे थे और ना ही कोई अंदर जा रहा था। वो दोनों ही अंदर थे। बाहर मौजूद हर शख्स की जान पर बनी हुई थी। मज़ीद आधे घंटे के बाद इमरजेंसी की लाइट्स बंद होती है। लाइट्स बंद होती देख सब लोग दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। हया बेंच से उठ खड़ी होती है। अपने हाथों को आपस में मसलते हुए वो दरवाजे को देख रही होती है। कुछ ही देर में सिकंदर इमरजेंसी रूम से बाहर निकलता है। हया फ़ौरन से उसके पास जाती है पर पूछती कुछ नहीं है। वो ठीक है। सिकंदर अपनी माँ का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए उसे मुस्कुराते हुए जवाब देकर उसकी जान में जान डालता है। सिकंदर बोल पर सिकंदर के बोलने पर सबको सुकून की सांस आती है। मिल सकते हैं? जहांगीर सिकंदर से पूछता है। प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दें, फिर मिल लेना। सिकंदर पुरसुकून अंदाज में जहांगीर को जवाब देता है। वजदान दीवार से टेक लगाए हुए सर झुकाकर खड़ा हुआ था, ना किसी को देख रहा था ना कुछ पूछ रहा था। आ जाओ, आजा। सिकंदर वजदान की हालत देखते उसे अपने साथ सब लोगों के दूर अपने ऑफिस में लेकर जाता है। ऑफिस में जाते ही वजदान सोफे से पुष्ट टिकाए छत की तरफ देखने लग जाता है। ठीक है तू? हीर ठीक है। सिकंदर के सवाल के बदले वजदान भी सवाल करता है। मैं तेरा पूछ रहा हूँ। सिकंदर उसके सामने सोफे पर बैठे हुए कहता है। जिंदा हूँ, ठीक ही होऊंगा। वजदान सिकंदर की आंखों में देखते हुए कहता है। मुझे पता है तू झूठ बोलने में एक्सपर्ट है, पर मेरे सामने ही झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है तुझे। झूठ कहा है तेरी बहन के बगैर, अब बस जिंदा ही होता हूँ। वजदान सोफे से उठकर खिड़की की तरफ बढ़ने लगता है।
हीर ठीक है, खाना नहीं खा रही थी शायद वो, जिसकी वजह से उसके फेस पर स्वेलिंग हो गई थी। किसी किसी के साथ होता है ऐसा, जब सेहत का ख्याल ना रखा जाए और किसी चीज़ को सर पर हावी कर लिया जाए तो इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। सिकंदर सोफे से पुश्त टिकाते लगाते हुए फैज़ान की पूछ देखते हुए कहता है, और सिकंदर कहते कहते खामोश हो जाता है। और क्या? फैज़ान पलटकर तजस्सुस से पूछता है। उसकी साइड पसली में चोट लगी है, जिसकी वजह से एहतियात करनी पड़ेगी 2-3 दिन। सिकंदर फैज़ान के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है, और मज़ीद परेशान होता जा रहा था। उफ़! फैज़ान गहरी सांस लेते हुए वापस अपना रुख खिड़की की तरफ करता है। क्या कर दिया है मैंने? फैज़ान खिड़की पर हाथ रखे झुककर अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, तूने कुछ नहीं किया है, क्यों खुद को गलत कह रहा है? सिकंदर उठकर फैज़ान के पास जा खड़ा होता है। मेरी वजह से तो हुआ है ना, मैं उससे झूठ बोलता, ना तलाक देने का कहता, ना गुस्से में वो बॉक्सिंग मैच में जाती और ना खुद को तकलीफ देती। फैज़ान गिन गिन कर अपनी गलतियां बताता है। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है भाई, ये मेरा खून ही बहुत गर्म है, गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जाता। हमसे जब तक कहीं निकाल ना दे हमसे जब तक हम कहीं निकाल ना दे सुकून नहीं आता। वजहान के कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है, फिक्र नहीं कर, वो ठीक है, 1-2 दिन एहतियात कर, वो ठीक हो जाएगी, और ज़बरदस्ती ही सही उसे वक्त पर खाना खिलाया कर। कुछ लोगों पर खाली पेट भी हावी हो जाता है। उसे पसली में ज़्यादा तो नहीं लगी? वजदान सिकंदर के चेहरे को देखते हुए पूछता है। नहीं, नहीं लगी है, पर ज़्यादा नहीं, बेहोश वो भूख की वजह से हुई है, कोई बड़ा मसला नहीं है। कल का दिन उसे अस्पताल में ही रहने दे, अगर उसकी रिपोर्ट कल ही ठीक आई तो कल ही उसे डिस्चार्ज कर देंगे। सिकंदर वजदान के कंधे को थपथपाते हुए कहता है, वैसे एक बात बोलूँ तुझे, ज़िंदगी में पहली बार इतने परेशान देखकर मुझे कसम से बहुत अच्छा लग रहा है। काश मेरे लिए भी कभी तू ऐसा परेशान होता, मेरा तो अरमान ही रह गया, मेरी पहली मोहब्बत के दिल में मेरे लिए जज्बात होते। सिकंदर वजदान के चेहरे को टच करते हुए कहता है, कमीना साले, सुधरेगा नहीं तू। वजदान उसका हाथ झटकते हुए कहता है, पहले ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, कोई डोरेमोन जैसी बीवी नहीं थी। जब से डोरेमोन आई है तब से ज़िंदगी मुख्तलिफ हो गई, ये कह सकते हैं कि खूबसूरत हो गई है। सिकंदर भी आसमान की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहता है, चलो अच्छी बात है, पर जो गलतियाँ मैंने की है वो तू मत करना, बहुत मुश्किल है बर्दाश्त करना। फरजान सीधा खड़ा होकर सिकंदर को देखते हुए कहता है, कोई नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है, मैं हूं ना, 2 पैक मारेंगे और सब भुला देंगे। कौन पैक मार रहा है? सिकंदर की बात पर दरवाजे से दाखिल होती हुई उमैमा सवाल करती है। मेरी डोरेमोन। सिकंदर उमैमा को देखते हुए कहता है। उमैमा उसकी बात पर गहरी सांस लेती है। वो हीर को प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया कि डेविल हया को लेकर घर चले गए हैं, क्योंकि रात को ज़्यादा लोग नहीं रुक सकते हैं, बाकी सबको भी मसला होता है। तो आप रुकेंगे या मैं रुक जाऊँ उसके पास? उमैमा वज़ान को देखते हुए उससे पूछती है। उसे होश आ गया है? वज़ान धड़कते दिल से पूछता है। जी, हया और डेविल मिलकर गए हैं। हीर ने ही कहा है कि आपको बोलूँ, वो बुला रही है। जा चला जा, सिकंदर कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है। वज़ान हाँ में सर हिलाते हुए सिकंदर के ऑफिस से उमैमा को क्रॉस करते हुए निकल जाता है। वज़ान को जाता देख उमैमा भी सिकंदर के पास आती है। सिकंदर, हम भी घर चले? उमैमा सिकंदर से कुछ फासले पर खड़ी होकर पूछती है। चलते हैं। उमैमा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचे, उसकी पुश्त अपने सीने से लगाए, वो उसकी कमर के गिर्द बाजुओं का हिसार बांधे हुए उमैमा को अपनी बाहों में कैद किए उसके सर पर अपनी थोड़ी रखता है। क्या हुआ? उमैमा सर उठाकर देखने की कोशिश करते हुए पूछती है। कुछ नहीं, सिकंदर खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखते हुए कहता है। हीर की टेंशन हो रही है? उमैमा सिकंदर की बाहों में कैद उसकी तरफ अपना रुख मोड़ते हुए पूछती है। थोड़ी थोड़ी, सिकंदर उमैमा के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है। थोड़ी थोड़ी क्या होता है, बोले हो रही है, मुझे अपनी बहन की फ़िक्र करने का इज़हार करने में लफ्ज़ों की कंजूसी नहीं करते हैं। कंजूसी नहीं है, सच में थोड़ी थोड़ी हो रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उसकी फ़िक्र करने वाला है कोई, जो उससे सर से पैर तक हीर की फ़िक्र में पागल हुआ पड़ा है। सिकंदर मुस्कुराते हुए कहता है। वजदान सर सच में हीर से इतना प्यार करते हैं? ममता तजस्सुस से पूछती है। बिल्कुल, हद से ज़्यादा करता है। मुझे कभी नहीं लगा था कि वजदान जैसा पत्थर दिल मतलबी खुदगर्ज इंसान किसी के लिए इतना पागल भी हो सकता है। उमैमा का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए उसके चेहरे के एक एक नकूश को देखते हुए कहता है, और आपको कसम, आप किस किस्म के इंसान हैं? उमैमा की नज़रें भी उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में थी। मैं उस जैसा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। उमैमा के माथे पर अपने लब रखते हुए कहता है। मुझे कभी कुछ हुआ तो आप भी ऐसे परेशान होंगे? उमैमा पहली बार सिकंदर से इस तरह खुलकर बात कर रही थी। उसकी कैद में पुरसुकून खड़ी थी। तुम चाहती हो मैं इस तरह परेशान हूँ तुम्हारे लिए? सिकंदर उमैमा की आंखों में देखते हुए पूछता है। जी। उमैमा मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाती है। तो फिर मैं उसके लिए तुम्हें तो फिर इसके लिए तुम्हें बीमार करना पड़ेगा। हीर जैसा बीमार तो मैं होने नहीं दूंगा। फिर एक ही तरीका है जिससे मैं इस तरह परेशान हो सकता हूँ। सिकंदर सोच में डूबे हुए शख्स की तरह रुक रुक कर कहता है। कौन सा तरीका? उमैमा तजस्सुस से पूछती है। तुम्हारी प्रेगनेंसी, वही एक वाहिद तरीका है तुम्हारा बीमार होने का, और मेरा तुम्हारे लिए फ़िक्रमंद होने का। क्या कहती हो, फिर कर दूँ प्रेग्नेंट?
सिकंदर कहता है कि उमामा हंसते हुए उसके सीने पर थप्पड़ मारती है। कुछ भी अच्छा भी सोच लिया करें, हमेशा उल्टी सीधी बातें ही सोचते हैं। उल्टी सीधी बातें कहाँ है बेगम, इतनी अच्छी और खूबसूरत बातें हैं। हमारे बच्चों को तो इस दुनिया में लाना है ना, वो कब से आने के लिए बेचैन हो रहे हैं। कल रात मुझे सपने में आकर बताया था उन्होंने। सिकंदर अपनी बातों पर खुद अपनी हंसी जब्त करते हुए कहता है, जब तक आएगा आ जाएंगे वो, पहले उनका बाप तो बच्चे बच्चे से बड़ा हो जाए। उमामा सिकंदर से दूर होते हुए कहती है, बाप तो बड़ा है, माँ डोरेमोन सी है। वैसे हमारे बच्चे क्या कहें, बाबा मामा को तो बड़ा कर लेते पहले बाबा मामा को तो बड़ा कर लेते पहले, फिर हमें इस दुनिया में ले आते। अब ये हमारी मामा कम और छोटी बहन ज़्यादा लग रही है। सिकंदर कहते कहते हंस पड़ता है। बच्चे तो मुझसे आएंगे मियाँ जी, अब आप मेरे पास आकर दिखाए। आपका हश्र न कर दिया मैंने तो मेरा नाम भी उमामा सिकंदर आलम नहीं। उमामा गुस्से में एक और थप्पड़ सिकंदर के सीने पर मारते हुए उसके ऑफिस से बाहर की तरफ कदम बढ़ाती है। मेरा डोरेमोन गुस्सा हो गया मुझसे। सिकंदर उमामा को गुस्सा चढ़ाकर मज़े ले रहा था। सिकंदर भाड़ में जाए आप। उमामा जाते जाते सोफे से गद्दी उठाकर जोर से सिकंदर की तरफ फेंकते हुए गुस्से में कहती है और कहते ही अदाज से बाहर निकल जाती है। सिकंदर का कहकहा बुलंद आवाज़ में लगता है, जिसकी आवाज़ें ऑफिस के बाहर तक उमामा को सुनाई दे रही थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।